हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं आइसोमेरिज्म। जैसा आपने देखा आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है। आइसो मीन्स होता है सेम और मेरिज्म होता है पार्ट, सेम पार्ट। बट आपको यहाँ स्टडी करना है आइसोमर्स। हाँ, फिनोमेना को स्टडी नहीं करना है, फिनोमेना में क्या रिलेशन होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। जब आप स्टडी करते हो इसमें आइसोमर, तो सबसे पहले आपसे इसकी डिफिनीशन पूछी जाती है, क्या है आइसोमर्स। ठीक, तो जैसे कि आपने हाई स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रखा है और उस जो डेफिनेशन आपने स्टडी कर रखी है उससे थोड़ा सा अपग्रेड होकर के उसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा और पूरा एक लार्ज पार्ट आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा, जो अभी हाई स्कूल तक में आपको इसकी आइडिया नहीं थी, है ना। तो इसमें हम डिफिनेशन कैसे करेंगे कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, मॉलिक्यूल दोनों डिफरेंट है और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, कोई डाउट नहीं। अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज अलग होगी। लेकिन देखा गया कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो अलग तो है, मॉलिक्यूल डिफरेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, बस उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब ये हुआ कि आखिर अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हुई, और उसी के रिलेशन यानी जो रीजन होगा उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होने का, उसी रीजन को हम आइसोमर का नाम देंगे और उसी को हम स्टडी करते हैं यहाँ। ओके, इट इज क्लियर। तो आप यहाँ इसको डिफाइन करेंगे कैसे, ऐसे डिफाइन करेंगे कि देयर आर टू डिफरेंट, आप देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और यहां हम लिख दे रहे हैं क्या, ए एंड बी, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग, क्या लिखेंगे, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये आपको मालूम है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा ही होगा, अंडरस्टूड है, उसकी ऐसी कोई बात नहीं है। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी अलग अलग है। तो हम ऐसे स्पीसीज को आइसोमर के नाम से बोलते हैं। अब देखिए, इस आइसोमर को अगर हम डिफाइन क्लासिफाई करेंगे तो देखिए दो मेजर क्लासिफिकेशन इसका मिलेगा। एक का नाम हम रखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दूसरे का नाम रखा जाता है यहां स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, अब यहां बात आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब यहां भी वही बात आप कैसे ध्यान देंगे कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है ए और बी, और यहां देखिए हैविंग क्या होगा, सेम क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम क्या है, सेम मॉलिक्यूलर वेट भी है। अब देखो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, देखा आपने, स्ट्रक्चर्स, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है या स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, और इसीलिए हम कहते हैं हेंस प्रॉपर्टीज। बात समझ में आया। तो इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट क्यों आया, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। तो हम ऐसे स्पीसीज को, ऐसे आइसोमर्स को, सभी को स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम से बोलते हैं। ओके, इट इज क्लियर। अब बात आता है यहां स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर को कभी कभी हम इसको कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर के नाम से भी बोलते हैं। तो यहां हम एक बात और लिखेंगे, कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर, कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर के नाम से। और इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्या, वन इज कॉल्ड एज, इस नाम से बोलते हैं ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोमर, और एक का नाम होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, सिंपल सा, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। उसका एक पार्ट और है, आप देखिए इसका एक पार्ट अलग चला जाता है जो आइसोमर की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं है, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, कन्फॉर्मेशन, है ना, कन्फॉर्मेशन के नाम से बोलते हैं। और दिस इज द कन्फ्यूगरेशन, यानी कन्फ्यूगरेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। कन्फॉर्मेशन की लिंक बिल्कुल अलग है, ये आइसोमर की कैटेगरी नहीं होती। और सिंपल सा अगर हम आपसे ये कहें कि व्हाई कन्फॉर्मेशन इज नॉट कैटेगरी ऑफ आइसोमर्स, तो एक सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं। आइसोमर का मतलब आपने समझा कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल
जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। आपने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो हम उसको आइसोमर के नाम से बोलते हैं। लेकिन आइसोमर में दो चीजें होनी जरूरी है ना। आइसोमर के चैप्टर में कभी किसी क्वेश्चन का आंसर वन नहीं आता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और सिंपली दिसिंग हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो योर आंसर इज नेवर विल बी वन, क्योंकि कितने आइसोमर पॉसिबल है, वो अकेला अगर कोई होगा तो किसी का आइसोमर होगा ना, तो एक होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे किसका आइसोमर है किसका नहीं। हाँ, धरती का है कि आसमान का है, किसी का आइसोमर तो होगा ना, तो दैट्स व्हाई योर आंसर टेबल विल बी द वन। यहाँ एक आंसर आने का कोई मतलब नहीं निकलता। और मैं एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं, आप इसकी मतलब समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक, इसके आदमी के दो बच्चे हैं, मान लो दो बेटे हैं, एक है और इसका बेटा एक, ये है, दो है, और दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है कि सारी प्रॉपर्टीज उनकी सेम है, जीन जेनेटिक पूरा सेम है। और एक को मान लीजिए लंदन भेज दिया गया पढ़ने के लिए और एक को इंडिया में रहने दिया पढ़ने के लिए। आपके 20 ईयर्स, सपोज आपने उसको हैप्पी बर्थडे अपने में बुलाया, तो कौन ज्यादा स्मार्ट लगेगा? यस, इंडिया वाला ज्यादा स्मार्ट लगेगा, यू नो वेरी वेल। उससे मतलब नहीं है, आपने बर्थडे में बुलाया, दोनों आएंगे, ठीक, शकल सूरत सेम है, एवरीथिंग सेम है, बट दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, दोनों आएंगे। ये रहा एक डबल बॉन्ड, ऐसे आपने पिक्चर में देखा होगा। दूसरा आप देखिए, दूसरे डबल बॉन्ड को देखिए, एक बंदा है, उसके वो अकेला, एक आदमी है, उसका एक बेटा है, बट ये थोड़ा सातिर दिमाग का है और ये करता क्या है कि अपना रूप चेंज कर लेता है। आपने एक पिक्चर देखा होगा शहंशाह अमिताभ बच्चन की, पता लगा रात को शहंशाह बन जाता, दिन में पुलिस इंस्पेक्टर। और आपने क्या किया, आपने दोनों को दे दिया, हैप्पी बर्थडे बुला लिया आपके बर्थडे पार्टी में दोनों को। अब बताओ, पब्लिक की निगाह में दो आदमी हैं, बट हकीकत की बात क्या है, ऐसे डबल रोल में आदमी तो एक है ना, एक ही तो आएगा, दूसरा तो नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ बताने का आपका पर्पज ये समझने की कोशिश करो, दुनिया के जितने आइसोमर्स हैं, ऑल आर द कैटेगरी इन फर्स्ट, यानी पहली कैटेगरी में आएंगे, सभी एक दो अलग अलग चीजें होती हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। बट कन्फर्मेशन जो रास्ते से हट जाता है, ये क्या है, अकेला है और अपना रूप चेंज करता है। कभी दूसरे रूप में मिलेगा, कभी दूसरे रूप में मिलेगा, फिर आपने आंख बंद किया, खोला, पता लगा तीसरा रूप में मिल गया। तो इस तरीके से कोई आदमी अगर रूप चेंज करता रहेगा, ये कभी डिफरेंट स्पीसीज नहीं बन सकता। ये तो आपको आइडिया होगी, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, डिफरेंट स्पीसीज नहीं बन सकता। तो यही आप जानने की कोशिश करिए। हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर में और स्टीरियो आइसोमर में डिफाइन करते हैं, तो हम इसको कन्फ्यूगरेशन बोलते हैं। कन्फर्मेशन एक रास्ता जाता है इधर से जो बिल्कुल अलग है। जैसे आपके बुक में, चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुक में लिखा है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, और हायर लेवल पे क्वेश्चन में आएगा व्हाई कन्फॉर्मेशन इज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ आइसोमर्स। तो ध्यान रखने की कोशिश करिए, बिकॉज देयर आर नॉट टू स्पीसीज आर प्रेजेंट हियर। यहां क्या होता है कि सिंगल स्पीसीज दे कन्वर्ट, दे चेंज इनटू देयर फॉर्म, अपना रूप हमेशा चेंज करते रहते हैं और वो अकेले हैं, इसलिए हम उसको कभी कंपेयर नहीं कर सकते। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा इतना। अब मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको बताता हूं। ओके, इट इज क्लियर। अब देखिए, अब स्ट्रक्चरल में देखिए, स्ट्रक्चरल में, अब जब स्ट्रक्चरल में आप स्टडी करते हो, स्ट्रक्चरल में दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, पहला है चेन आइसोमर्स, है ना, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर को आप स्टडी करोगे, फिर स्टडी करते हैं आप क्या, पोजीशन आइसोमर्स की, पोजीशन आइसोमर्स की स्टडी करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आप स्टडी करते हैं मेटामेरिज्म, या आप ऐसे ले लीजिए फंक्शनल आइसोमर्स। फिर फोर्थ नंबर पर मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, और फिफ्थ नंबर पर आपने देखा रिंग चेन, रिंग चेन आप स्टडी करते हो। और सिक्स नंबर पे आप स्टडी करोगे क्या, टाटोमर, टाटोमर्स, है ना। तो इतने तरीके आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टडी करते हैं, सीधे सीधे चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर एंड रिंग चेन आइसोमर, एंड लास्ट में टाटोमर्स की स्टडी करते हैं। टाटोमर एक ऐसा फिनोमेना है जो आपको बहुत हर चैप्टर्स में आपको यहाँ देखने को मिलेगा और थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए हमको
कम से कम पूरा 1 लेक्चर या 2 लेक्चर बनाना पड़ेगा इसको बताने के लिए। ये क्लासिफिकेशन था स्ट्रक्चरल का। अब हम क्लासिफिकेशन बताते हैं स्टीरियो का। देखिए, जब आप स्टीरियो को डिफाइन करते हो, स्टीरियो, तो जैसे आपने आपको बताया कि इसको हम कन्फ्यूगरेशनल बोलते हैं, तो और तरीके से अगर आप इसको थोड़ा क्लासिफाई करो तो आप इसको बात को समझ सकते हो। कैसे? आपसे अगर इसको हम स्टीरियो को स्टडी करते हैं किसके अंडर में? कन्फ्यूगरेशन। कन्फ्यूगरेशन, तो अगर आप बहुत डीप में ना जाइए, बहुत सिंपल सा अभी पहले आइडिया बताएंगे, हम इसको डिटेल्स में आपको बताएंगे। बहुत नॉर्मल आइडिया में कन्फ्यूगरेशन को हम 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं और बता सकते हैं। कन्फ्यूगरेशन ऑन sp2 कार्बन, एक सिंपल सी बात बता रहे हैं, कन्फ्यूगरेशन ऑन sp3 कार्बन। देखा आपने, सिंपल सा आइडिया बता रहा हूं। sp2 को हम किस नाम से बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल। हाँ, किसे? ज्योमेट्रिकल के नाम से बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल के। और ये sp2 किसके लिए है? फॉर ओपन चेन। धीरे धीरे आप स्टडी करोगे, आगे चैनल देखोगे तो अपने आप आपको ये क्लियर आएगा ओपन चेन में क्यों। क्योंकि बिना sp2 हाइब्रिडाइजेशन के किसी ओपन चेन स्पीसीज में, sp2 बोले तो अभी हम आपको बताएंगे पाई बॉन्ड, ओपन चेन स्पीसीज में कभी भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है अगर उस पर पाई बॉन्ड नहीं है, वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है तो। इससे दैट इज वाई इसको कहते हैं। लेकिन यही अगर स्पीसीज साइक्लिक है तो sp3 में भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और यहाँ sp3 में हम तो इसी को ज्योमेट्रिकल के नाम से बोलते हैं और इसको हम ऑप्टिकल के नाम से बोलते हैं। समटाइम यू कैन से दिस इज द डाया स्टीरियोमर्स, स्टीरियोमर्स है ना, और इसको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स के नाम से बोलते हैं। अब देखो, डाया स्टीरियोमर से कॉन्सेप्ट यहां भी आएगा। सो कोई डाया स्टीरियोमर तो वो होता है स्पीसीज जो मिरर इमेज, ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर, कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर हो, ध्यान रखना। द कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, हम उसको किस नाम से बोलते हैं? डाया स्टीरियोमर। तो आपको मालूम है ज्योमेट्रिकल कभी कभी मिरर इमेज तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट इज वाई ये डाया स्टीरियोमर की कैटेगरी में आता है। लेकिन डाया स्टीरियोमर इधर भी मिल सकता है, ये बात ध्यान रखना। मगर sp3 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज में तो ऐसे कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं हम उनको एनेंशियोमर्स के नाम से बोलते हैं। वो एनेंशियोमेरिज्म या एनेंशियोमर्स इधर कैटेगरी में नहीं पॉसिबल है, हमेशा किधर आएगा? इस कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि एक हाउ यू क्लासिफाई द आइसोमर्स। यानी अब आपके सिलेबस में, यानी 11th और 12th इंक्लूडिंग जेई और नीट में जो सिलेबस है उस सिलेबस में ये रखा गया है पूरा, और आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि आइसोमर का जो चैप्टर है वो ऐसा नहीं है कि 11th का है 12th का है। आप सोचो कि 11th में आपने जीओसी में या सेकंड चैप्टर में आफ्टर आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर आप आइसोमेरिज में स्टडी करते हो, स्टडी कर लिया, एल्कीन एल्कीन एल्काइन 11th में है। जब 12th में गए एल्काइल हैलाइड आपने पढ़ा, और एल्काइल हैलाइड में आपने कोई रिएक्शन, आपसे मान लो कोई एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं पढ़ाया गया, एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन बनी, आपसे पूछाएगा हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल, आया ना आइसोमर। तो किसी भी चैप्टर में आइसोमर का नाम आएगा, आप कह सकते हैं रूल एंड रेगुलेशंस है जिसका अप्लाई आपको करना पड़ेगा कहां जाकर के? हर चैप्टर में, यानी ईच एंड एवरी चैप्टर्स में आइसोमर की जरूरत पड़ती है। और हम इसको बहुत इजी वे में आपको बताएंगे आप आइसोमर को कैसे पहचानोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके नंबर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आप क्या करते हैं, हमारे चैनल को आप लाइक करिए, लाइक करके बाद सब्सक्राइब करिए, जैसे आपको पूरे 11th और 12th के सारे मटेरियल्स स्टेप बाय स्टेप आसानी से आपको जो में लेक्चर आएगा आपके सामने आएगा, और बहुत आसानी से स्टडी करिए और समझने की कोशिश करिए और क्रैक करिए जेईई और नीट, और इवन इंक्लूडिंग इन बोर्ड आल्सो। ओके, थैंक यू।